वेलकम स्टूडेंट्स। एक बार पुनः आप लोगों का राजनीति विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। जो प्रीवियस व्याख्यान है इसके अंतर्गत हम थॉमस होब्स के बारे में अध्ययन कर रहे थे। थॉमस होब्स का जो जीवन परिचय है इसके अध्ययन में आप लोगों को बताया गया था कि होब्स एक ब्रिटिश राजनीतिक दार्शनिक है और ऐसा माना गया है जितने भी ब्रिटेन के राजनीतिक दार्शनिक हैं उनमें होब्स का सबसे श्रेष्ठ स्थान है। इसलिए होब्स के राजनीतिक चिंतन का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें ब्रिटेन की राजनीति और उस समय तत्कालीन समय में ब्रिटेन में किस प्रकार से जो राजतंत्र था विद्यमान था और उसका सामान्य जनता पर, समाज पर क्या प्रभाव रहा था, उसका भी हम अध्ययन कर रहे हैं। क्योंकि थॉमस होब्स जो है वह कि इंग्लिश जाति में जितने भी दार्शनिक पैदा हुए हैं उनमें होब्स का श्रेष्ठ स्थान है। और जो होब्स का विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है लेवियाथन, लेवियाथन में होब्स के द्वारा तत्कालीन समय की जो राज्य के संबंध में विचार हैं उनका अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। होब्स का सबसे जो प्रमुख विचार है वह है होब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, जिसे हम होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत कहते हैं। अब ये सामाजिक समझौता सिद्धांत ही होब्स को एक अनुबंधवादी विचारक के रूप में प्रतिष्ठित करता है। क्योंकि जब हम राजनीति दर्शन में कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट की बात करते हैं तो जो कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट्स हैं उनमें होब्स, लॉक और रूसो ये हमारे सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके द्वारा ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी गई है कि जो राज्य है, राज्य का निर्माण जो है वह एक समझौते का परिणाम है, ऐसा होब्स का मानना है। अब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का अध्ययन करने से पहले, सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले हम होब्स के अनुसार मानव का स्वभाव कैसा था, होब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था कैसी थी, होब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून जो थे उनकी स्थिति कैसी थी, और उसके पश्चात होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। क्योंकि कल के जो अध्ययन था, जो प्रीवियस वीडियो है, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि होब्स जो है यह आरंभ इससे होता है वैज्ञानिक भौतिकवाद का, कि इसने साइंटिफिक मटेरियलिज्म का आरंभ होब्स के द्वारा किया गया और इसका जो दर्शन है वह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। इसलिए होब्स अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत को देने से पहले यह स्टेप बाय स्टेप बताना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है कि इससे पहले स्थितियां कैसी थी और फिर यह सामाजिक समझौता सिद्धांत तक कैसे पहुंचा है। इसलिए होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का अध्ययन करने से पहले हम जो पहली चीज़ है कि मानव स्वभाव का चित्रण, ह्यूमन नेचर, और होब्स जो है वह सामाजिक समझौते से पहले राज्य का अस्तित्व नहीं मानता, सामाजिक समझौते से पहले वह प्राकृतिक अवस्था ही कहता है, और प्राकृतिक अवस्था में मानव का स्वभाव कैसा था। इसमें होब्स का मानना है कि मानव का स्वभाव स्वार्थी था, अत्याचारी था, आत्मकेंद्रित था, लोभी था, लालची था। होब्स ऐसा क्यों मानता है मानव के स्वभाव के बारे में? क्योंकि हम देखते हैं, जो कल हमने इसका जीवन परिचय का अध्ययन किया था, कि होब्स ने तत्कालीन समय में ब्रिटिश राजनीति में देखा था कि कैसे गणतंत्र समर्थक और राजतंत्र समर्थक दोनों के मध्य संघर्ष हुआ और ब्रिटेन के सम्राट को मौत के घाट उतार दिया गया। कि व्यक्ति की जो स्वार्थ की भावना है उसको इसके द्वारा देखा गया था, और इस स्वार्थ की भावना में कि व्यक्ति कितना हद तक, कितने उसके स्वभाव में गिरावट आ सकती है, व्यक्ति कितना नीचे तक गिर सकता है, कि उन व्यक्तियों के द्वारा सम्राट को मार दिया गया, उपद्रव कर दिया गया,
अराजकता की स्थिति आ गई और उसके पुत्र को, उसके परिवार को ब्रिटेन से भागने पे मजबूर कर दिया। इसलिए होब्स ने स्वयं के अपने जीवन काल के अनुभवों के आधार पर मानव स्वभाव का चित्रण किया है कि प्राकृतिक अवस्था में जो मानव का स्वभाव था यह घृणास्पद था और अत्यधिक स्वार्थी था, अत्यधिक लोभी था और इस प्रकार वह मानव स्वभाव के नकारात्मकता के बारे में बताता है। इसके साथ साथ होब्स यह भी बताता है कि प्रत्येक जो वस्तु है, जो मानव क्या है, यह भी ब्रह्मांड में एक यंत्र की भांति है। किन वस्तुओं को वह पसंद करता है, किन वस्तुओं को वह नापसंद करता है, ये मानव के स्वयं के उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। वस्तु जो है, वस्तु एक जैसी है। कोई व्यक्ति उस वस्तु को प्रेम करता है, कोई उस वस्तु से घृणा करता है। अगर किसी व्यक्ति की वह काम की वस्तु है तो वह उसे लगाव रखेगा, अगर किसी के काम की नहीं है तो उसे घृणा करेगा। वस्तु में कोई अंतर नहीं आया, व्यक्ति के जो भावना है उसमें अंतर आ गया। इसलिए मानव स्वभाव के बारे में भी वह होब्स कहता है कि मानव का जो स्वभाव है वह इस कारण से क्यों है, क्योंकि मानव जो है उसकी इच्छाएं असीमित है। वह प्रत्येक इच्छा को आनंद प्राप्त करना चाहता है, प्रत्येक इच्छा की पूर्ति करना चाहता है और प्रत्येक इच्छा की पूर्ति के लिए, आनंद की प्राप्ति के लिए उससे अधिक शक्ति चाहिए। और अधिक से अधिक शक्ति कब प्राप्त होगी? जब वह दूसरे व्यक्तियों को से उन वस्तुओं को प्राप्त करेगा। इसलिए निरंतर जो मानव का स्वभाव है वह एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा का है, एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता का है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ का है, एक दूसरे से ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त करने का है। इसलिए होब्स अपने ग्रंथ लेवियाथन में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करने से पहले मानव स्वभाव का चित्रण विस्तार से करता है और स्वयं के अनुभव के आधार पर वह निष्कर्ष निकालता है कि मानव का जो स्वभाव था वह अत्यंत घृणित था। मानव का स्वभाव जो था वह एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा वाला था, संघर्ष का था, वह स्वार्थी और आत्मकेंद्रित था। और फिर जब दूसरी बात हम करते हैं कि प्राकृतिक अवस्था का वर्णन, तो इस प्रकार की प्राकृतिक अवस्था कैसी रही होगी जब मानव का स्वभाव ही स्वार्थी है, आत्मकेंद्रित है, एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा वाला है, संघर्ष वाला है। तो ऐसा जो प्राकृतिक अवस्था क्या है? सबका सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति। प्रत्येक मानव एक दूसरे के साथ संघर्ष की स्थिति में, और इसमें किसी भी प्रकार की कला और साहित्य का विकास नहीं। क्यों? क्योंकि अगर कोई कला और साहित्य का या अन्य उद्योगों का, कारखानों का विकास करेगा तो इस प्राकृतिक अवस्था में क्या था? माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो अधिक बलवान, जो जिसके पास अधिक शक्ति, सारी वस्तुएं उसी की। इसलिए प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? अल्प विकसित थी, अविकसित थी। लोग कैसे थे? निर्धन थे। क्यों? क्योंकि किसी को ये विश्वास नहीं था कि जो भी संपत्ति वह अर्जित करेगा वह कितने समय तक उसके पास रहेगी। अल्पायु की थी कि व्यक्ति जो था उसे अगले ही पल का भरोसा नहीं था कि कब उसकी मृत्यु हो जाएगी, कि कौन उससे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति उसकी संपत्ति छीनने के लिए उसकी हत्या कर देगा। तो प्राकृतिक अवस्था सबका सबके विरुद्ध संघर्ष की स्थिति है, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं, संघर्ष में हैं और किसी भी प्रकार का कोई विकास नहीं है। निर्धनता की अवस्था है, लोगों की आयु सीमित है। क्यों? और जो सिद्धांत है वह माइट इज़ राइट, शक्तिशाली का जो हित ही प्रमुख है, ऐसी अवधारणा इसमें थी। अब इस प्रकार की अवस्था में होब्स मानता है कि प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून विद्यमान थे। प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून कैसे विद्यमान थे कि प्राकृतिक अवस्था में भी लोगों का प्राकृतिक अधिकार क्या होता है? अपने स्वयं के जीवन की रक्षा करने का अधिकार होता है।
कि व्यक्ति का स्वयं का जीवन, प्राकृतिक अधिकार स्वयं के जीवन की रक्षा करना। प्रत्येक व्यक्ति को ये राइट है कि वह अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति की हत्या ही क्यों ना कर दे। लेकिन उस समय जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें इस प्राकृतिक अधिकार का कोई मोल नहीं था, और प्राकृतिक जो कानून था उसकी कोई रक्षा करने वाला नहीं था। प्राकृतिक कानून क्या है कि कोई किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा। प्राकृतिक अधिकार क्या है कि अपने स्वयं की रक्षा करने का मुझे पर्याप्त अधिकार है और दूसरे व्यक्ति की इसके लिए मैं हत्या कर सकता हूँ। इसका तो सभी प्रयोग कर रहे थे, लेकिन प्राकृतिक जो कानून है कि कोई किसी व्यक्ति की हत्या नहीं करेगा, इस प्राकृतिक कानून को लागू करने वाली कोई संस्था नहीं थी। इसलिए जो होब्स के समय में प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून विद्यमान थे, और इन प्राकृतिक अधिकारों में लेवियाथन में वह 19 प्रकार के अधिकार होब्स के द्वारा बताए गए हैं, और प्रमुख रूप से वह 3 बातों का उल्लेख करता है कि 3 बातों में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के अधिकार समर्पित करने होंगे। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का त्याग करेगा। दूसरा, प्रत्येक व्यक्ति शांति की स्थापना चाहेगा। तीसरा, कि प्रत्येक व्यक्ति जो है वह अपने वचन का पालन करेगा। कि इस सामाजिक समझौते की आगे जब शर्तों की हम बात करते हैं कि सामाजिक समझौते के लिए क्या आवश्यक चीज़ें हैं, तो इसमें वह होब्स के द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति शांति के लिए प्रयास करेगा, प्रत्येक व्यक्ति है वह अपने अधिकारों का परित्याग करेगा और अपने वचन का पालन करेगा। इस प्रकार जो होब्स के द्वारा जो है वह एक सामाजिक समझौते का निर्माण करने से पहले ये लेवियाथन में शर्तें बताई गई हैं। अब आता है होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत। ये सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है कि होब्स जो है वह इस प्राकृतिक अवस्था से निकलने की मानना है, होब्स का मानना है कि वहाँ जो व्यक्ति है या जो जनता है वह प्राकृतिक अवस्था में जो अराजकता की स्थिति है इससे बाहर निकलना चाहती है, और अराजकता की स्थिति से बाहर निकलने के लिए वह एक समझौता करती है। समझौता किसके लिए? प्राकृतिक कानून को लागू करने के लिए, शांति की स्थापना के लिए, अपने जीवन के अधिकार की रक्षा के लिए। और इस समझौते में क्या करते हैं कि सामाजिक समझौते में प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने स्वयं के अधिकारों को समर्पित कर दिया गया है कि मैं अपने अधिकार इस शर्त पर समर्पित करता हूं कि दूसरा व्यक्ति भी अपने अधिकारों को समर्पित कर देगा। और सारे लोग मिलकर ये एक ऐसी अदृश्य शक्ति को या समूह को अपने अधिकार समर्पित करते हैं जिस पर दायित्व होगा शांति की स्थापना का, लोगों के जीवन की रक्षा का। इस प्रकार जो होब्स है वह अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत में सभी लोगों के अधिकार जो है उनका परित्याग करवा लेता है और उनसे वचन ले लेता है कि अपने अधिकारों के परित्याग का वे वचन का पालन करेंगे। तो होब्स किस प्रकार के कि 5वां सामाजिक समझौता है, और होब्स क्या चाहता है, किस प्रकार की शासन व्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। कि एक ऐसा निरंकुश राजतंत्र कौन? लेवियाथन, महामानव, समुद्री राक्षस, जिसमें छोटे छोटे मानव समाये हुए हैं, उनके सारे अधिकार समाये हुए हैं। और इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की शर्तें क्या हैं कि सभी लोगों ने अपने अधिकारों का परित्याग कर दिया है, आपस में समझौता किया है, शासक समझौते का भाग नहीं है, लोगों के द्वारा शासक के आदेशों की पालना की जाएगी, कोई भी जो जनता है वह उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करेगी, जो राजा के द्वारा, संप्रभु के द्वारा जो बनाए गए कानून ही कानून है। इस प्रकार होब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में समस्त जो अधिकार हैं वे एक अदृश्य शक्ति को, लेवियाथन को, महामानव को समर्पित कर दिए गए हैं, और यह एक निरंकुश राजतंत्र की स्थापना का एक मार्ग प्रशस्त हुआ है। क्योंकि होब्स ने अपने जीवन काल में देखा था कि कैसे कमज़ोर राजतंत्र के कारण ब्रिटेन में जो गणतंत्र समर्थक थे उन्होंने राजतंत्र का तख्ता पलट दिया था। अब वह क्या चाहता था कि एक कठोर राजतंत्र की स्थापना हो, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हो, जिससे कि जनता उसके खिलाफ विद्रोह नहीं करे। इस प्रकार होब्स को हम किस रूप में मानते हैं कि होब्स एक सामाजिक समझौता सिद्धांत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना करना चाहता है। होब्स व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है, और होब्स की सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की आलोचना भी की गई
कि सभी प्राकृतिक अवस्था ऐसी नहीं हो सकती, मानव का स्वभाव ऐसा नहीं हो सकता। अगर सभी का सबके विरुद्ध संघर्ष होता तो ये दुनिया कभी की समाप्त हो गई होती। इसलिए इसके अतार्किक जो बातें अतार्किक भी बताई गई, लेकिन जो हम अध्ययन कर रहे हैं इसकी उपयोगिता इसमें है कि होब्स ही वह प्रथम राजनीतिक विचारक है जिसने राजनीति दर्शन का अध्ययन वैज्ञानिक समाजवाद के, वैज्ञानिक भौतिकवाद के आधार पर प्रस्तुत किया। होब्स ही ऐसा विचारक है जिसके द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में राज्य की स्थापना के लिए एक क्रमबद्ध रूप से उसका विवरण प्रस्तुत किया गया। होब्स ही ऐसा जो विचारक है जिसके द्वारा एक संप्रभुता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया। होब्स ऐसा विचारक है जो कि व्यक्तिवाद का प्रबल समर्थक है कि होब्स के अनुसार क्या है कि समझ शक्तियाँ किस में निहित हैं, कि समझ शक्तियाँ निर्भीत है एक संप्रभु शासक में। इस प्रकार जो होब्स का हमारा जो अनुबंधवादी विचार है उसमें प्रथम स्थान है, और इसने इसके विचारों में जो सबसे महत्वपूर्ण है होब्स का सामाजिक समझौता सिद्धांत, कि व्यक्ति कैसे अराजकता की स्थिति से निकलकर एक समझौते की तरफ बढ़ता है। इसलिए आप लोग इसका काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन करें। आगे के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम अन्य जो सामाजिक समझौतावादी विचारक हैं जैसे जॉन लॉक है उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।